हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, आर के लर्निंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 क्वालिटी टूल्स के बारे में। वो क्वालिटी टूल्स जो कि हमारे क्वालिटी गुरु ने हमें इंट्रोड्यूस किए किसी प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। आज इन्हीं 7 क्वालिटी टूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इन क्वालिटी टूल्स का क्या योगदान है। हम ये जानेंगे कि इन क्वालिटी टूल्स को हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग और इम्प्रूवमेंट में किस तरह से यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी टूल्स, टूल का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपकी हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेजरिंग टेप दिखाया है। किसी लेंथ को जब हम मेजर करना चाह रहे हैं तो आप मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको कोई टेम्परेचर आपको पता करना है कि कितना पर्टिकुलर टेम्परेचर है किसी जगह का या किसी मशीन का या किसी फर्नेस का, तो आप वहां पे थर्मामीटर यूज करते हैं। वेट को मेजर करने के लिए आप वेट की जो पर्टिकुलर मशीन आती है हमारी वेट मेजर करने की, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मीन्स जहां पे भी कोई हमें प्रॉब्लम फेस होती है कि पर्टिकुलर काम को करने में, तो हम वहां पे जिस कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं टूल्स। क्वालिटी टूल्स, क्वालिटी से इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे कि क्वालिटी से रिलेटेड जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम क्वालिटी कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट की, या हमारे क्वालिटी एरिया में हम किसी पर्टिकुलर लाइन पे प्रोसेस में कहीं भी इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रहे हैं, तो जिन टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन टूल्स को बोलते हैं हम क्वालिटी टूल्स। उन्हीं टूलों को आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन टूल्स को किसने इन्वेंट किया था। फ्रेंड्स, एक जापानीज प्रोफेसर थे जिनका नाम था कोरो इशिकावा, जिसकी पिक्चर हमने यहाँ पे आपको दिखाई है। इन्होंने इनको सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया, हमें बताया कि ये 7 QC टूल है। यदि आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं या आप पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं अपने एरिया में, तो यदि आप वन बाय वन सिस्टमैटिक इन क्वालिटी टूल्स को इस्तेमाल करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला उन्होंने बताया कि एक चेक शीट जिसमें हम पर्टिकुलर डाटा को गैदर करते हैं, हिस्टोग्राम अपने डाटा को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, पेरेटो डायग्राम हम अपनी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम होती है या पर्टिकुलर डाटा उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम पोटेंशियल जो हमारे कॉजेज हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, स्कैटर प्लॉट इसमें हम अपने जो कोई भी दो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनको कोरिलेट करते हैं, फ्लो चार्ट हमारी प्रोसेस के स्टेप वन बाय वन स्टेप्स होते हैं हम उसको इसमें यहाँ पे दिखाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं हमें किस एरिया में कोई इंप्रूवमेंट एक्टिविटी करनी है। कंट्रोल चार्ट्स हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस है उसका बिहेवियर कैसा है उसके लिए हम कंट्रोल चार्ट्स यूज करते हैं। तो इनको फ्रेंड्स बोलते हैं हम बेसिक टूल्स। इनको बेसिक क्यों बोला जाता है फ्रेंड्स? कि ये हमारे इस तरह के टूल हैं, इतने सिंपल टूल हैं कि आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली अपनी पर्टिकुलर प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए या वहां पे कोई भी वेरिएशन को रिडक्शन के लिए आप इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, पर्टिकुलर एरिया में। हमारे 7 टूल को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन और दूसरा है एनालाइज। आइडेंटिफिकेशन मींस जहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे डाटा को, मेजरमेंट या विजुअलाइज करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी में लेके आते हैं। जिन टूलों का इस्तेमाल हम डाटा को एनालाइज करने के लिए, वेरिएशन कितना आ रहा है उसमें या किस चीज को प्रायोरिटाइज हम करना है प्रोसेस में, वे या डिफेक्ट कहाँ ज्यादा है, तो इस तरह की जो एनालिसिस है जो डाटा के साथ करते हैं उस उन टूलों को हम एनालाइज कैटेगरी में लेके आते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आते हैं चेक शीट जिसमें हम अपना डाटा इकट्ठा करते हैं। फ्लो चार्ट में जैसे हम देखते हैं कि हमारा किस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वेरिएशन किस पॉइंट में है, कि प्रोसेस में कहां पे हमारा पर्टिकुलर वेरिएशन है, उस पर्टिकुलर स्टेशन को हम हाईलाइट करते हैं। एनालाइज टूल में आता है जहां पर पर्टिकुलर डाटा को हम एनालाइज करते हैं कि डाटा किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, प्रोसेस किस तरह से बिहेवियर कर रही है, किसी दो पर्टिकुलर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनमें क्या कोरिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह का जो एनालिसिस टूल है वो है हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट और स्कैटर प्लॉट, जो कि हम एनालाइज कैटेगरी में लेके आते हैं। अब हमारे जो 5 टूल्स हो गए हैं, जो हमारे 2 बेसिकली टूल बचे हैं वो हैं पेरेटो डायग्राम और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इन 2 टूलों को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और हमारे एनालाइज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये मिक्स हमारा रोल अदा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 बेसिक टूल्स को हम इस तरह से कैटेगराइज यहाँ पे हमने कर दिया है। सबसे पहला जो टूल है हमारा जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है चेक शीट। गैदरिंग और ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को हम इकट्ठा करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा हमारा क्या किया, कलेक्टेड किया जाता है, उसको हम टेबल में लेके आते हैं। फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक इवेंट की हमारे डाटा में किसी पर्टिकुलर इवेंट की या डिफेक्ट की या कोई भी जो आप
उस चेक शीट में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और ये इजी है अप्लाई करनी और इसको समझना भी आसान है। और यदि आप पिक्टोरियल चेक शीट का इस्तेमाल करते हैं तो वो अंडरस्टैंड मतलब समझने में बिल्कुल आसान होती है। तो एक पावर टूल है जिससे हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दिखती कैसे है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे चेक शीट का आपको एग्जांपल दिखाया है। जैसे कि हमने दिखाया कि एक पर्टिकुलर डिफेक्ट टाइप को हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ पे फिलअप किया है और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को आप व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 4 एंड समथिंग लाइक दैट यहाँ पे हमने दिखाया कि ये जो डिफेक्ट है वो अलग अलग व्हीकल में किस तरह से हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये चेक शीट क्या कर रही है हमें, तो चेक शीट हमें बता रही है कि पर्टिकुलर ऑपरेटर के द्वारा पर्टिकुलर प्लेस पे एक टाइम में बेसिकली डेट यहाँ पे दिया है, तो हमें किस तरह के डिफेक्ट वहां पे मिल रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने में हमारी हेल्प कर रही है। तो हमने क्या क्या किया है, डाटा को गैदर किया है, इकट्ठा किया है और उसको ऑर्गेनाइज किया है रो एंड कॉलम्स में। जैसे कि हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा जो प्रेस पार्ट्स हैं उनमें जो डिफेक्ट आते हैं शीट मेटल में, तो उसको मैंने यहाँ पे एक इजी एग्जांपल की तरह समझाया कि जैसे हमारे जो डिफेक्ट आते हैं उनको मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ पे दिखाया है कि बर आती है, थिनिंग, क्रैक, स्क्रैच एंड मैनी मोर। तो ये पर डे हमें किस तरह से वहां पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका हेडिंग है वो सेम टू सेम रहेगा, तो उनको हम क्या करते हैं समराइज करते हैं, यहाँ पे हम सम कर सकते हैं और मंथ के एंड में आप उनको देख सकते हैं कि हमारा जो टेबुलेटेड और कलेक्टेड डाटा है वो किस तरह का है और हमारी प्रोसेस में किस तरह का वेरिएशन वहां पे दिखा रही है। नेक्स्ट वन इज सेकंड हिस्टोग्राम। ये हमारी हेल्प करता है, आप अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी बेस पे पर्टिकुलर क्लास के इंटरवल में यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर रेंज के अकॉर्डिंग रेंज में हमारा डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, पर्टिकुलर जो डाटा है उसमें अमाउंट ऑफ वेरिएशन कितना है हमारी प्रोसेस में, और ये बार चार्ट की तरह हमें यहाँ पे दिखाई देता है जिसमें कॉलम्स होते हैं। बट बार चार्ट में और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हमें यहाँ पे देख लेते हैं। बार चार्ट में फ्रेंड्स यहाँ जो पर्टिकुलर जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्केल रहती है उसमें हम कैटेगरी को डिफाइन करते हैं और इन जो हमारे जो बार्स हैं इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो ये कैटेगरिकल वेरिएबल होता है। बट जो हमारा हिस्टोग्राम है वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड हमारा ग्राफ रहता है और इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज को हम हॉरिजॉन्टल जो स्केल है उस पर डिफाइन करते हैं, उनके बीच में कोई भी गैप यहाँ पे नहीं रहता। तो ये जो लेंथ ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डाटा है जो बार ग्राफ में, वो जो लेंथ है वो डाटा को डिफाइन करती है, बट जो एरिया है हिस्टोग्राम में एरिया डिफाइन करता है कि डाटा का प्रोपोर्शन वहां पे क्या है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे आपको बार दिखाई देंगे जिनमें कोई गैप नहीं होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है फ्रेंड्स वो हमारी क्या होगी, एक पर्टिकुलर क्लॉस इंटरवल होगी, एक पर्टिकुलर रेंज को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हमारी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। तो हिस्टोग्राम फ्रेंड्स हमारा यूज होता है फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाटा को एक पर्टिकुलर रेंज में दिखाने के लिए। तो यदि आप अलग अलग तरह के हिस्टोग्राम देखेंगे तो ये बेल शेप्ड, राइट स्क्यूड, जहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा हिस्टोग्राम थोड़ा सा डेविएटेड रहता है, यू शेप्ड, यूनिफॉर्म और बाई मॉडल। तो इस तरह के आप जो हिस्टोग्राम है अपने पर्टिकुलर डाटा को यदि आप रीअरेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी बेस्ड तो इस तरह से आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। थर्ड जो टूल हमारा वो है पेरेटो। पेरेटो को सबसे पहले किसने बनाया, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। इन्होंने बताया कि जो 80% वेल्थ है वो केवल 20% पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जो है उसके पास ही है। तो इसका जो डेवलपमेंट है 1950 में सर जोरान ने किया और इसको हमारी प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाए उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। रिलेटिव जो इंपॉर्टेंस है वेरिएबल की उसको दिखाते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। और ये कि वाइटल फ्यू और ट्रिवियल मेनी मींस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जो फैक्टर्स हैं उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं ताकि हम उस पे एक्शन ले सकें और ताकि हमारे जो 80% और बाकी जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है वेरिएशन है उससे एलिमिनेट हो सके। तो वाइटल फ्यू मींस कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिवियल मेनी मींस यूजफुल मेनी। तो इस तरह से आपको पेरेटोग्राम आप बनाएंगे, पेरेटो डायग्राम आपको देखने को मिलता है जिसमें हम अपने पर्टिकुलर डाटा को क्या करते हैं, लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी वाइटल फ्यू को इंट्रोड्यूस करती है और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो यूजफुल मैनी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है और इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे कंसेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे वाइटल फ्यू है तो यदि हम उस पे
एक्शन लेते हैं तो 80% हमारी प्रॉब्लम्स वहां पे रिजोल्व वहां पे हो जाती हैं, क्योंकि 20% ऑफ जो मेजर कंसर्न्स हैं वो हमारी पर्टिकुलर प्रोसेस को वेरिएशन लाने में या डिफेक्ट प्रोड्यूस करने में जिम्मेवार होते हैं। ये उसी प्रकार है 80-20 रूल को थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि जैसे 20% ऑफ क्रिमिनल जो होते हैं वो 80% जो घटनाएं होती हैं इनके लिए जिम्मेवार होते हैं, या 20% ऑफ ड्राइवर्स 80% एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वैसे ही 20% ऑफ प्रोडक्ट जैसे 80% ऑफ हमारे जो प्रॉफिट है इंडस्ट्री में उसके लिए जिम्मेवार है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको बोलते हैं फिशबोन डायग्राम, या इसको इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको डेवलप किया था कोरो इशिकावा ने 1943 में। पोटेंशियल पर्टिकुलर जो फैक्टर है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का यूज करते हैं कि वो पोटेंशियल हमारे फैक्टर कौन कौन से हैं, और उनको हम कैटेगराइज करते हैं लेटर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस में कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के स्पॉट में। इसको हम यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन और एनालाइज में किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पोटेंशियल और रियल कॉज को पता करने में। तो ये इस तरह से आपको दिखाई देता है, जिसमें हमारी यहाँ पे पर्टिकुलर ये मेन प्रॉब्लम है, और इस पर्टिकुलर मेन प्रॉब्लम में किस किस फैक्टर का, जिसमें कि मैन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट, इन्वायरमेंट या पर्सनल, इन जो हमारे मेन फैक्टर हैं उनमें से किस किस सब कैटेगरी का योगदान है। फेवरेबल फैक्टर बेसिकली बोल सकते हैं, फेवरेबल फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम उन पे एक्शन ले सकें और जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम एलिमिनेट कर सकें। तो इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हमारा काम करता है, जिसमें हम 4M जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनसे रिलेटेड पोटेंशियल कॉजेज को ढूंढने में तो हमारी प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रहे हैं। फिफ्थ जो हमारा टूल है वो है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या करता है फ्रेंड्स, ये एनालाइज करता है और डिटेक्ट करता है कि किसी दो जो हमारे डिपेंडेंट, वन डिपेंडेंट एंड अनदर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उनमें क्या रिलेशनशिप है, उनमें क्या संबंध है, और उस रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रिलेशनशिप वीक रिलेशनशिप है या स्ट्रॉन्ग हमारा रिलेशनशिप है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिलेशनशिप वहां पे देखने को मिलते हैं, ताकि हम उन पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बेस पे हमारे जो फैक्टर है उनको कंट्रोल कर सके, जो कि हमारे प्रोसेस में वहां पे हम यूज करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। दो फैक्टर का कोरिलेशन को हमने यहाँ पे डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कोरिलेशन को देखने को मिलता है। यदि हम इन जो दो फैक्टर के जो मीटिंग यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यदि एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लाइन यहाँ पे खींचेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि यदि एक फैक्टर हमारा बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर भी हमारा सेम इट इज इसके साथ बढ़ रहा है। तो क्या पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक पॉजिटिव स्लोप यहाँ पे ओएक्स लाइन के साथ ये बना रहा है। तो मींस एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो मींस इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा है, पॉजिटिव। सेकंड वन इज जैसे कि यहाँ पे दिखाया, ये हमने यहाँ पे मार्क किया है इन दोनों के मीटिंग पॉइंट्स को, कि यदि हमारा एक फैक्टर यदि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। या भी अपोजिट भी ले सकते हैं कि यदि हमारा वन ऑफ द फैक्टर यहाँ पे इस तरह से हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरा फैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाता है। कैसे कि जैसे यहाँ पे इसको डिक्रीज करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया फ्रेंड्स, ये यहाँ चला गया। तो इस तरह से क्या है, नेगेटिव स्लोप, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लाइन खींचेंगे तो नेगेटिव स्लोप यहाँ पे ओएक्स लाइन के साथ ये बना रहा है, तो इनमें क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यदि आप कोई भी यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी लाइन यहाँ पे खींच नहीं सकते, बिल्कुल ऑल ओवर यहाँ पे पॉइंट बिखरे पड़े हैं, तो इनके बीच में कोई भी ऐसा लाइन नहीं खींच सकते, तो उनके बीच कोई ऐसा कोरिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह स्कैटर प्लॉट हमारा कोरिलेशन डिफाइन करता है किसी दो वेरिएबल्स जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम y इज इक्वल टू fx इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कोई भी x की वैल्यू डालेंगे तो आप y की वैल्यू यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो y डिपेंड कर रहा है x पे। सिक्स्थ वन, फ्लो चार्ट क्या है फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम पिक्चर है जो कि एक नंबर ऑफ स्टेप जो हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस में फॉलो हो रहे हैं उनको बताता है या डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हमारी प्रोसेस हो रही है, सीक्वेंस को यहाँ पे डिफाइन करता है। फ्लो चार्ट हमें बताता है कि हमारे इनपुट क्या है, कौन कौन सी हमारी एक्टिविटी हो रही है, हमारे डिसीजन पॉइंट कहाँ पे है और हमारा आउटपुट क्या है। तो डिफरेंट सिंबल्स, एक नंबर ऑफ सिंबल्स हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट को बनाने में, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है क्योंकि इसमें हम डिटेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमें किस एरिया पे हमें पर्टिकुलर काम करना है। जैसे कॉज इफेक्ट डायग्राम में हमने पोटेंशियल जो कॉजेज है उनको आइडेंटिफाई किया था, वो जो पोटेंशियल हमारे कॉजेज हैं किस एरिया से रिलेटेड करते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्लो चार्ट जैसे टूल का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लो चार्ट फ्रेंड्स
कैसा दिखता है, तो इस तरह से यदि आप देखोगे फ्लो चार्ट इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें कि अलग अलग सिंबल, ट्रांसपोर्टेशन, डिसीजन सिंबल्स, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनी मोर सिंबल यहाँ पे यूज होते हैं। और ये हमारी जैसे प्रोसेस यहाँ स्टार्ट से लेके यहाँ पे हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई और ये हमारी यहाँ पे एंड होगी, तो मीन्स ये हमारा इनपुट पॉइंट था, ये हमारा बेसिकली आउटपुट पॉइंट है। तो इसके बीच में जितनी भी प्रोसेस होती है उनको हम डायग्राम से वहां पे डिस्क्राइब करते हैं। प्रोसेस को समझने में और हमें कहां पे अपना एक्शन लेना है या कहां पे हमारी प्रॉब्लम हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने में हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स को फ्रेंड्स वॉल्टर शोहार्ट ने हमें इंट्रोड्यूस किया, डेवलप किया 1920 में। कंट्रोल चार्ट हमें बताता है कि हमारा जो नेचर ऑफ वेरिएशन है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में वो क्या है, कि किसी पर्टिकुलर टाइम जब बीतता है और हमारी प्रोसेस रन होती है तो उसमें जो वेरिएशन आता है वो किस टाइप का है। जैसे कि वो साइक्लिक है, वो हमारा पर्टिकुलर साइक्लिक वेरिएशन आ रहा है, या हमारा वेरिएशन क्या है, वो वेरिएशन इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। साइक्लिक वेरिएशन है, शिफ्ट है, या हमारा जो वेरिएशन है वो अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल जो हमारी टारगेट लाइन है इसके नजदीक है। यह हमें बताता है कि हमारी प्रोसेस किस तरह से बिहेव कर रही है, कि हमारी प्रोसेस के साथ हो क्या रहा है, हमारी प्रोसेस स्टैटिकल कंट्रोल में है या नहीं है, मीन अपर जो कंट्रोल लिमिट है या लोअर जो कंट्रोल लिमिट है उसके बीच में हमारी जो प्रोसेस है वो रन कर रही है नहीं है, कि हमारी प्रोसेस कहीं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर तो नहीं जा रही है। मींस जो हमने पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए टारगेट फिक्स कर रहे हैं, टारगेट जो हमने फिक्स कर रखा है, हमारी प्रोसेस उससे कहीं बाहर तो नहीं जा रही, कोई भी उसमें जो स्पेशल काज ऑफ वेरिएशन तो वहां पे नहीं है। तो ये सब चीजें कंट्रोल चार्ट हमें बताता है कि हम अपनी प्रोसेस के बिहेवियर को ट्रैक कर सके और हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल्स कर सके उस ट्रैकिंग के बेस पे। तो इस तरह से कंट्रोल चार्ट हमारी हेल्प करता है हमारी प्रोसेस की वेरिएबिलिटी रिड्यूस करने के लिए और उसके इंप्रूवमेंट में। कंट्रोल चार्ट को यदि अपनी प्रोसेस में बढ़ाएंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें हमारी क्या आती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट रहती है, एक लोअर कंट्रोल, और हमारा एक टारगेट पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं टारगेट पॉइंट रहता है। तो हमारी प्रोसेस को यदि हम स्टैटिकल कंट्रोल में बोलेंगे तो हमारी प्रोसेस विद इन अपर कंट्रोल लिमिट और विद इन लोअर कंट्रोल लिमिट हमारी रन होनी चाहिए, और ये हमारे जो नियर द टारगेट है, टारगेट के बिल्कुल पास में ही इसकी वेरिएबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। पर यदि हमारी प्रोसेस में स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन होंगे तो ये हमारी आउटपुट पॉइंट है वो इससे बाहर चले जाएंगे। तो मीन्स हमारी प्रोसेस में स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन वहां पे प्रेजेंट है और हम इस पे एक्शन लेंगे ताकि हमारी प्रोसेस कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर ना दे और हमारी जो आउटपुट है वो एज पर रिक्वायरमेंट हमें मिले। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये 7 QC टूल हमारी हेल्प करते हैं हमारी पर्टिकुलर प्रोसेस को इंप्रूवमेंट में, वेरिएशन रिडक्शन में और प्रोसेस कंट्रोल में। बट जो मेन फैक्टर है 7 QC टूल को आप यूज करने से पहले क्या करेंगे, PDCA जो हमारी अप्रोच है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एप्लीकेशन मेथड में, कि हमें सबसे पहले अपने जो 7 QC टूल को अप्लाई करने से पहले अपनी एक्टिविटी को क्या करना है, प्लान करना है कि यह किस तरह से एक्टिविटी होगी, फिर उसको करना है डू, कि जो हमने प्लान किया है आप उस एक्टिविटी को करेंगे, फिर चेक करेंगे आपके जो गैप पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, जो आपने टारगेट फिक्स किए थे प्लान में आप उससे कितना डेविएटेड हैं, और उस गैप पॉइंट को आप एनालाइज जो हमारा जो स्टेप रहेगा उसमें प्रूव करेंगे। तो सभी एक्टिविटी हमें PDCA अप्रोच के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फ्रेंड्स करनी है। तो आई होप फ्रेंड्स 7 QC टूल के बारे में जितना हमने बताया आपको वेल अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 7 QC टूल को 1 by 1 इन ईच चैप्टर विद डिटेल। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।